कैसे हो आप लोग और क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग कि सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है। सेंट्रल डोग्मा आखिरकार क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आप लोगों ने बहुत सुना होगा सेंट्रल डोग्मा आखिरकार क्या है ये सेंट्रल डोग्मा। तो देखो 1957 में 1975 में सॉरी 57 में 1957 में 1957 में एक क्रिक नाम के वैज्ञानिक आते हैं जो सेंट्रल डोग्मा के बारे में बताते हैं। सेंट्रल डोग्मा यानी कि आणविक जैविकी का केंद्रीय सिद्धांत। आणविक जैविकी मतलब कि सेंट्रल डोग्मा रिलेट किया जाता है जेनेटिक मटेरियल से। किससे? जेनेटिक मटेरियल से। ठीक है। जैसे जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, हमको पता है आनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं, वंशानुगत होते हैं। एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं, माता पिता से लक्षण किस में जाते हैं, बच्चे में जाते हैं। तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि माता पिता से लक्षण बच्चे में गए तो माता पिता के लक्षण खत्म हो जाने चाहिए ना, माता पिता को मर जाना चाहिए ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर कैसा होता है? हमको पता है कि एक इसमें डीएनए होता है और डीएनए क्या करता है, केंद्रक विभाजन के समय अपने आप को द्विगुणित कर लेता है, दो भागों में विभाजित कर लेता है। जब कोशिका का विभाजन होता है तो वहाँ पे डीएनए द्विगुणित हो जाता है और फिर वो आगे चला जाता है। और डीएनए काम नहीं करता है, डीएनए में लक्षण भरे होते, डीएनए काम करवाता है ना। डीएनए मतलब किंग, किंग के अंदर सारे लक्षण होते हैं और वो सबसे काम करवाता रहता है अपनी प्रजाओं से, वो जिंदा रहता है ना। तो इस तरह करता है ये आपका सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें बताया जाता है कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो इन वन डायरेक्शन। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, आनुवांशिक लक्षण होते हैं, वो एक ही दिशा में फ्लो होते हैं। ठीक है। एक इसमें लिख सकते हो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज इन इन ओनली वन डायरेक्शन। एक ही दिशा में। देखना, सबसे पहले जेनेटिक मटेरियल हमारे पास है डीएनए, है ना। तो हमने लिखा यहाँ पे डीएनए। अब देखो हमने बोला डीएनए से डीएनए बन जाता है। तो देखो अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है देन उस क्रिया को बोलेंगे रेप्लिकेशन, है ना। डीएनए से डीएनए बनता है। कब बनता है? सेल डिवीजन के समय, है ना। जब कोशिका विभाजन होता है, बताओ जब कोशिका विभाजन होता है तो डीएनए का विभाजन होगा ना, डीएनए दो बन जाते हैं। तो कोशिका विभाजन के समय जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो एक डीएनए से देखो ये छोटकू सा डीएनए होता है, इसी से दो डीएनए बन जाते हैं। ये देखो एक ये बन गया। और डीएनए का द्विगुणन मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने। ये आपको पता ही होगा, है ना। इसके बाद देखो इसमें एक एंजाइम वर्क करता है, याद रखना उस एंजाइम को, उसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए से डीएनए बन गया, अब शरीर का निर्माण होना है। तो डीएनए से क्या होता है, एक क्रिया होती है जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। आरएनए क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। और जो ट्रांसक्रिप्शन होता है इसको हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन। अनुलेखन। तो डीएनए जो होता है वो बैठा रहता है, वो सिग्नल दे देता है एमआरएनए को, मैसेंजर आरएनए को बता देता है जाओ ऐसा प्रोटीन बनाओ। तो डीएनए तो बैठा हुआ है लेकिन वो आरएनए जाके अपना काम करने लगा। यहाँ पर आरएनए सिंगल वो होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, और ये डुअल हेलिक्स मॉडल होता है। यहाँ पर एक फिर एंजाइम वर्क करता है, कौन? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। फिर वही आरएनए क्या करता है, देखो ये कोशिका है, ये केंद्रक है, यहाँ डीएनए है, ये डीएनए आरएनए बनाया। फिर आरएनए कहाँ पहुंचा? केंद्रक कोशिका द्रव्य में पहुंचा, और कोशिका द्रव्य में आरएनए पहुंचा राइबोसोम के पास, और राइबोसोम से मिल करके आरएनए क्या बनाने लगा? प्रोटीन। तो आरएनए क्या करेगा? आगे जा करके प्रोटीन बनाएगा। ये देखो ऐसे करके प्रोटीन बनाएगा, और फिर यही अमीनो एसिड मिल करके प्रोटीन बना लेते हैं। फिर प्रोटीन से आगे जाके पूरे शरीर का ऐसे ही निर्माण होने लगता है।
है ना। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ओनली वन डायरेक्शन में वो फ्लो करती है। बस यही समझना है कि डीएनए से आरएनए बनता है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, एंड आरएनए से जो ट्रांस प्रोटीन बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, है ना। इसको बोलते हैं रूपांतरण, है ना। अनुवादन, अनुवाहन बोलते हैं इसको हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुवाहन। इसको रूपांतरण भी बोलते हैं। तो ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे उम्मीद है सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आपको समझ आई होगी। आज के लिए यहीं तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।